हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, कल से बेहतर होंगे और दुगने उत्साह से अपनी स्टडी में लगे हुए होंगे। तो आज की अपनी इस क्लास में हम अपनी पूर्ववर्ती क्लासों की तरह जो प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन पेपर हैं वो यहाँ पर सॉर्ट आउट करने वाले हैं और उससे संबंधित जो भी व्याख्या होगी वो भी करने वाले हैं। दूसरा, मैं आपसे बात करूँ, आपका एग्जाम चाहे वो कोई सा रहा हो, चाहे एसएससी का कोई सा एग्जाम हो, रेलवे का कोई सा एग्जाम हो, या फिर यूपीपी का एग्जाम हो, या अभी जो यूपी होमगार्ड की भर्ती आई है या उसका एग्जाम हो, आइए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मंगल पांडे 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश सेना के किस रेजिमेंट के सिपाही थे। ऑप्शन है हमारे 34वीं बंगाल इन्फेंट्री, 11वीं बंगाल इन्फेंट्री, या 10वीं बंगाल इन्फेंट्री, या नोट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है 34वीं बंगाल इन्फेंट्री। ओके, 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के ये मंगल पांडे सिपाही थे। दूसरा आपसे पूछ लिया जाए तो मंगल पांडे के द्वारा पहला विद्रोह स्टार्ट किया गया था। पहला विद्रोह स्टार्ट किया गया था, इन्होंने कहां पर स्टार्ट किया था ये, तो बैरकपुर, बैरकपुर जो कि पश्चिम बंगाल में है। बैरकपुर जो कि पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर पहला विद्रोह इन्होंने स्टार्ट किया था। और दूसरा मैं आपसे बात करूं तो इनको फांसी कब दी गई, इनको फांसी 8 अप्रैल 1857 में इनको फांसी दी गई थी। ओके, दूसरा अगर आपसे पूछ ले इनका संबंध किस राज्य से था, तो यूपी से इनका संबंध था। दूसरा, ये विद्रोह होने के पीछे का मुख्य कारण क्या था, तो कारण ये था चर्बी वाले कारतूस का यूज होना इसमें। ओके, जो पहले एनफील्ड राइफल थी, एनफील्ड राइफल जो आई वर्तमान में, उसी उसमें क्या था, जो कारतूस थे उनको मुंह से छीलना पड़ता था तब यूज में उसको लाते थे। ठीक है, उसी के लिए ये विद्रोह किया गया था, क्योंकि वो जो कारतूस थे वो गाय और सुअर की चर्बी के बने हुए थे। ओके, इसके लिए ये विद्रोह हुआ था। दूसरा, अगर आपसे पूछ लिया जाए एनफील्ड राइफल को पेश करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग। ओके, हार्डिंग जो कि लॉर्ड डलहौजी से पहले गवर्नर जनरल रहे थे, उनके द्वारा एनफील्ड राइफल पेश की गई थी। दूसरा आपसे पूछ लें किसके स्थान पर यह आई थी, तो ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर यह आई थी। ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर ये आई थी। ओके, कोई डाउट, ब्राउन बेस के स्थान पर ये आई। दूसरा, अब हम बात करें 1857 की क्रांति, तो 1857 की क्रांति की बात अगर की जाए, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, ये 1857 की क्रांति जब हुई उस समय पर ब्रिटेन की महारानी कौन थी, तो विक्टोरिया रानी थी, विक्टोरिया। ओके, विक्टोरिया रानी थी। पीएम कौन थे, पामस्टोन पीएम थे उस समय पर। ओके, पामस्टोन उस समय पर पीएम थे। दूसरा आपसे पूछ ले भारत के बादशाह कौन थे उस समय पर, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर सेकंड। बहादुर शाह जफर सेकंड उस समय पर भारत में मुगल बादशाह थे। दूसरा, अगर आपसे पूछ ले उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो गवर्नर जनरल की बात की जाए तो कैनिंग साहब उस समय पर गवर्नर जनरल थे। ओके, दूसरा, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि कैनिंग जो थे ये भारत के पहले वायसराय थे। ठीक है, भारत के पहले वायसराय थे, लेकिन ये बने कब थे, ठीक है, तो ये बने कब थे, ये 1858 में बने थे, 1858 में बने। लेकिन जब ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था 1857 में, उस समय पर ये गवर्नर जनरल ही थे। ठीक है, दूसरा मैं आपसे बात करूं, दूसरा यदि आपसे बात की जाए तो जो 1857 का विद्रोह है वो कब स्टार्ट हुआ था, 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को ये स्टार्ट हुआ था। दूसरा आपसे पूछ ले कि 10 मई 1857 को ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बेसिकली ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। और जो मेरठ से सेना थी, मेरठ के जो विद्रोही थे, इन्होंने इसके एक दिन बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से मुलाकात की थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि बहादुर शाह जफर से इन्होंने कहां पर मुलाकात की थी, तो इन्होंने मुलाकात की थी 11 मई 1857 को
लाल किले में मुलाकात की थी, ठीक है, लाल किले में मुलाकात की और उन्हें इस क्रांति का नेतृत्व करने के लिए बोला और दिल्ली से नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने ही किया था। दूसरा, आप बिल्कुल भी मत भूलना, मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया था कि जो बहादुर शाह जफर हैं इनको गिरफ्तार किस स्मारक से किया गया था, तो इनको जो हुमायूं का मकबरा है वहां से गिरफ्तार किया गया था। ओके, दूसरा अगर आपसे पूछ लिया जाए ये विद्रोह कब से कब तक चला था, तो ये 10 मई से 20 जून 1858 तक चला था। 1858 में इसकी समाप्ति हो गई थी। दूसरा, एक बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बाद पील आयोग का गठन किया गया था। तो जो पील आयोग है, पील आयोग का संबंध किससे था, तो पील आयोग का संबंध सेना के एकीकरण से था। ओके, सेना के एकीकरण से इसका संबंध था और ये 1857 के बाद इसको शुरू किया था। दूसरा, इसके बाद 1858 का अधिनियम आया था। तो जो 1858 का अधिनियम आया था उसके द्वारा भारत में पहली बार भारत सचिव पद का सृजन किया गया था। भारत सचिव पद का सृजन किया गया था। दूसरा, आपसे पूछ ले पहले भारत सचिव थे कौन, तो भारत सचिव पहले थे स्टैनले। स्टैनले पहले भारत सचिव थे। दूसरा, मैं आपको बता दूं, स्टैनले से ही एक मिलता जुलता क्वेश्चन है हमारे पास कि जो स्टैनले जलाशय है वो कहाँ पर है, तो स्टैनले जलाशय बेसिकली कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो मैट्टूर डैम है, मैट्टूर बांध पर मैट्टूर बांध पर ये बना हुआ है। ओके, स्टैनले पहले भारत सचिव थे। दूसरा, आपसे पूछा जा सकता है इसके द्वारा पहले वायसराय कौन बनाए गए, जो गवर्नर जनरल थे उन्हें पहले वायसराय कर दिया गया, तो कैनिंग को ही पहला वायसराय बनाया गया था। कैनिंग को ही पहला वायसराय बनाया गया। दूसरा, आपसे पूछ ले जो ईस्ट इंडिया के हाथों में जो ईस्ट इंडिया भारत में व्यापार कर रही थी, ओके, जो ईस्ट इंडिया भारत में व्यापार कर रही थी 1858 के अधिनियम के बाद भारत पर जो शासन था वो ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला गया, ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला गया। और दूसरा, आपसे पूछा जा सकता है जो ब्रिटेन की महारानी का पत्र था वो लॉर्ड कैनिंग ने कहां से पढ़कर सुनाया था, तो इसको इलाहाबाद, जिसे वर्तमान प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज से पढ़कर सुनाया था। ठीक है, किसने पढ़ा था, लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। दूसरा, आपसे पूछ ले कि जो जो रानी विक्टोरिया है, रानी विक्टोरिया ने केसर हिंद की उपाधि उनको, या भारत की महारानी, उनको कब घोषित किया गया, तो उनको 1877 में घोषित किया गया था। और क्या कौन सी उपाधि इनको दी गई थी, केसर हिंद, केसर हिंद की इनको उपाधि दी गई थी। ओके, मैं दूसरी आपसे बात करूं, केसर हिंद या भारत की महारानी, भारत की महारानी इनको कहा गया। दूसरा, मैं आपसे बात करूं 1877 में जब इनको ये उपाधि दी गई तो उस समय पर भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे, तो लॉर्ड लिटन। उस समय पर भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन थे और इन्होंने दिल्ली दरबार में ये उपाधि इनको दी गई थी। ओके, दैट इज क्लियर पॉइंट। दूसरा, लिटन को आप भूल तो नहीं गए, मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको बताया था कि लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। दूसरा बताया था उसके बाद मैंने कि इसको समाप्त किसने किया था, उसको समाप्त किया था रिपन ने, चलाया किसने, लिटन ने। और वो था क्या, तो भारतीय समाचार पत्रों पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चरकुला नृत्य कहां पर किया जाता है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में या पंजाब में। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में भी कहां पर किया जाता है ये, तो जो ब्रज क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र में इसको किया जाता है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में कौन सा डांस किया जाता है, नौटंकी डांस उत्तर प्रदेश में ही किया जाता है। और आगे बात करें हम
तो कजरी डांस कहाँ पर किया जाता, उसको भी उत्तर प्रदेश में ही किया जाता। और एक बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति बनाती है, तो जो उसका सही आंसर होगा थारू जनजाति। ओके, थारू जनजाति बनाती है दीपावली को शोक के रूप में। दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। आपसे पूछा जा सकता है ये कहां पर पाई जाती है, तो ये यूपी के तराई क्षेत्रों में ये पाई जाती है। ठीक है, आगे बात करें हम बिहार की, तो बिहार की बात करें, बिहार में बेसिकली कौन कौन से डांस किए जाते हैं, तो बिहार में एक तो सबसे फेमस नृत्य है जट जाटिन। जट जाटिन, ठीक। दूसरा है आपका विदेशिया। तीसरा आपका है बिरहा, ठीक। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण डांस है बिहार का झिझिया डांस, ठीक है। झिझिया डांस कहां पर किया जाता है, तो उसको भी बिहार में ही किया जाता है। झिझिया डांस को बिहार में ही किया जाता है। और बेसिकली एक बात आपको ध्यान रखनी है कि झिझिया डांस में बेसिकली 3 देवियों की पूजा की जाती है। वो देवी कौन सी है, तो माता पार्वती, माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती। सरस्वती की पूजा इसमें की जाती है झिझिया नृत्य में, जो कि कहां पर किया जाता है, बिहार में किया जाता है। और एक दूसरा डांस है आपका झूमर डांस, लेकिन जो झूमर डांस है वो लगभग उत्तर भारत के सभी राज्यों में लगभग किया जाता है। ठीक है, झूमर की तरह एक डांस है घूमर। घूमर कहां पर किया जाता है, तो घूमर को राजस्थान में किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें हम हरियाणा, तो हरियाणा की बात करें, हरियाणा में फाग डांस हरियाणा में किया जाता है। गुग्गा डांस कहां पर किया जाता है, तो इसको हरियाणा में किया जाता है। एंड हरियाणवी गिद्धा डांस कहां पर किया जाता है, तो उसको भी हरियाणा में ही, गिद्धा डांस को हरियाणा में ही किया जाता है। दूसरा ढप डांस कहां पर, तो इसको हरियाणा में ही किया जाता है। और धमाल डांस कहां पर किया जाता है, तो धमाल डांस आपका हरियाणा में ही किया जाता है। ठीक है, अब आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। जैसे धमाल है, एक डांस है डमहेल। ओके, डमहेल, तो जो डमहेल डांस है इसको जम्मू कश्मीर में किया जाता है। ओके, डमहेल डांस को जम्मू कश्मीर में, जबकि धमाल को हरियाणा में किया जाता है। जैसे ढप डांस है कहां पर किया जाता है, हरियाणा में। इसी से मिलता जुलता डांस है दप्पू डांस, दप्पू या डप्पू डांस। दप्पू या डप्पू डांस को कहां पर किया जाता है, तो इसको बेसिकली आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में बेसिकली इसको किया जाता है। दूसरा मैं आपसे बात करूं, एक इसी की तरह दूसरा नृत्य है टापू नृत्य। टापू नृत्य अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। और बेसिकली किस ट्राइब के द्वारा, तो आदि ट्राइब के द्वारा इसको किया जाता है। आदि ट्राइब के द्वारा इसको किया जाता है। नेक्स्ट बात करें पंजाब की, तो पंजाब में कौन सा डांस, गिद्धा डांस पंजाब में भी किया जाता है। उसके बाद बात करें तो एक गिद्धा के बाद भांगड़ा कहां पर किया जाता है, तो भांगड़ा डांस भी आपका पंजाब में ही किया जाता है। एंड उसके बाद मैं बात करूं तो यहाँ का एक मार्शल मार्शल आर्ट है, यानी वो कौन सा है, तो बग्गा। बग्गा यहाँ का मार्शल आर्ट है। ठीक है जी, बग्गा यहाँ की मार्शल आर्ट है। जैसे केरल की है कलारीपट्टू, आपने नाम सुना होगा, आप जानते भी होंगे विद्युत जामवाल के बारे में। तो जो विद्युत जामवाल है वो कलारीपट्टू के ही जानकार हैं, जो कि केरल की एक मार्शल आर्ट है। दूसरा आपसे पूछ ले तमिलनाडु की मार्शल आर्ट कौन सी है, तमिलनाडु की मार्शल आर्ट है सिलंबम। सिलंबम, ओके। दूसरा आपसे पूछ ले, तमिलनाडु की होगी सिलंबम। मणिपुर की मार्शल आर्ट कौन सी है, मणिपुर की मार्शल आर्ट है थांगटा। मणिपुर की मार्शल आर्ट को थांगटा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने।
कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? ठीक है, तो कावेरी नदी पर बना हुआ है या नर्मदा नदी पर, गोदावरी नदी पर या महानदी पर? तो कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो जो इसका राइट आंसर होने वाला कावेरी नदी पर बना हुआ है। ठीक है जी, कावेरी नदी पर बना हुआ है। दूसरा, कावेरी नदी कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है, और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है। दूसरा, इसको दक्षिण की गंगा भी इसको कहा जाता है, दक्षिण की गंगा भी इसको कहा जाता है, कावेरी नदी को बेसिकली। ठीक है, और दूसरा मैं बात करूं आपसे कृष्णराज सागर बांध की, तो जो कृष्णराज सागर बांध है, तो कृष्णराज सागर बांध की अगर आपसे बात की जाए, इसकी स्थापना कर्नाटक में की गई थी। कर्नाटक में कावेरी नदी पर इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई थी? तो कृष्णराज वाडियार चतुर्थ के द्वारा। कृष्णराज वाडियार चतुर्थ के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसके उस समय पर इंजीनियर कौन थे? तो जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, तो इंजीनियर उस समय पर थे एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया ने ही इसको बनाया था। ठीक है, दूसरा मैं आपसे बात करूं तो जो कृष्णराज वाडियार है, इनके बाद टीपू सुल्तान के पिताजी हैदर अली का राज यहाँ पर हुआ था। और हैदर अली के शासनकाल के बारे में पूछ लेता है, तो वाडियार वंश के बाद 1761 में हैदर अली गद्दी पर बैठा था। मैसूर की गद्दी पर हैदर अली बैठा था 1761 से 1782 तक हैदर अली बैठा था। ठीक है, दूसरा मैं आपसे बात करूं तो एम विश्वेश्वरैया को भारत का पहला भारत रत्न 1954 में दिया गया था। पहला भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन है? एम विश्वेश्वरैया। टोटल 3 लोगों को दिया गया था। ठीक है, आपको ये याद रखना है। दूसरा, यदि आपसे बात की जाए तो इससे अगर आगे बात की जाए, कावेरी नदी पर ही तमिलनाडु में एक डैम बना हुआ, मेट्टूर डैम। मेट्टूर डैम इसी पर बना हुआ, और इसका जो जलाशय है उसे स्टैनले जलाशय कहा जाता है। स्टैनले जलाशय कहा जाता है। दूसरी बात अगर आपसे पूछ ली जाए, हाँ थोड़ा ध्यान देना इधर, एम विश्वेश्वरैया जो ये आपका कृष्णराज सागर बांध है, इसी के पास में एक गार्डन है, वृंदावन गार्डन। वृंदावन गार्डन कहां पर स्थित है? तो कर्नाटक में ही, वृंदावन गार्डन कर्नाटक में ही आपका स्थित है। ठीक है, आगे चले हम नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी की बात की जाए तो ये नर्मदा नदी बेसिकली कहां से निकलती है? नर्मदा नदी अमरकंटक की चोटी से निकलती है। अमरकंटक की चोटी से ये निकलती है। दूसरा आपसे पूछ लिया जाए कि भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में बहती है, और पश्चिम की ओर बहने वाली एक नदी है ये, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। दूसरा आपसे पूछ ले तो इस नर्मदा नदी के किनारे पर जबलपुर है। जबलपुर है। दूसरा मैं आपसे बात करूं, भ्रंश घाटी में ये बहती है, तो ये किन 2 पर्वतों के बीच बहती है? सतपुड़ा और जो आपका विंध्याचल पर्वत है, उन दोनों पर्वतों के बीच नर्मदा नदी बहती है। और नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर परियोजना है। ठीक है जी, नर्मदा नदी पर ही आपकी सरदार सरोवर परियोजना है। दूसरा आगे बात करें गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। ठीक, जो कि कहां पे? नासिक में है, और नासिक भी इसी के किनारे पर स्थित है। और गोदावरी नदी पर ही एक परियोजना है, पोचमपाद परियोजना। पोचमपाद परियोजना। और गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी कहा जाता है। सबसे लंबी नदी इसको
कहा जाता है। ठीक है जी, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी को कहा जाता है और इसे दक्षिणी गंगा या दक्षिण की गंगा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी गोदावरी नदी के किनारे पर, इसी गोदावरी नदी के किनारे पर एक शहर है राजमुंद्री, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। ठीक है जी, राजमुंद्री कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और इसी राजमुंद्री में राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ठीक है, नेशनल तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो आपका वो राजमुंद्री में ही है। ठीक है, दूसरा आपसे बात करें महानदी की, तो महानदी छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ियों से निकलती है। छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ियों से ये निकलती है। दूसरा महानदी पर ही भारत तथा विश्व का सबसे लंबा बांध बना हुआ है। उस बांध को किस नाम से जाना जाता है? तो उस बांध को हीराकुंड बांध के नाम से, हीराकुंड बांध के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि भारत तथा विश्व का सबसे लंबा बांध है। दूसरा इसी के किनारे पर है कटक। महानदी के किनारे पर कौन सा शहर है? तो कटक शहर है जी, वही कटक जहां पर हमारी आजादी के महानायक सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जून 1897 में। और 23 जून को उनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में हम बनाते हैं। ठीक है, दूसरा कटक में हमारा राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। नेशनल चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो वो यहीं पर है, कटक में। दूसरा आपसे भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछ ले, तो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान का जो सही उत्तर होगा वो आपका हैदराबाद होने वाला है, हैदराबाद होने वाला है। दूसरा यदि आपसे पूछ ले इंटरनेशनल चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो जो इंटरनेशनल चावल अनुसंधान संस्थान है आपका, वो कहाँ पर है? तो ये आपका फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। ठीक है जी, दैट इज क्लियर पॉइंट। फिलीपींस की राजधानी मनीला में। दूसरा एक याद रखना, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर है। और जो फिलीपींस की राजधानी मनीला है, यहीं पर एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका मुख्यालय है। ठीक है, आपको याद रहेगा एडीबी का मुख्यालय कहां पर है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा होता है? ठीक है, मलेरिया होता है, पोलियो होता है, टीबी होता है या कालाजार होता है? तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है, इसका जो राइट आंसर होने वाला टीबी। ठीक, टीबी इसका सही उत्तर है। तो हम जीवाणु से होने वाले रोगों की अगर बात करें तो जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? तो पीड़ित तक कोई भी नहीं पहुंचता है, पीड़ित तक कोई भी नहीं पहुंचता है। इससे हम इसे याद करेंगे। पी से है प्लेग, डी से डिप्थीरिया, डी से आपका डिप्थीरिया हो गया, टी से हो गया आपका टिटनेस, और इस टी से हो गया टाइफाइड। जी वही टाइफाइड जिसके लिए बिडाल टेस्ट होता है, बिडाल टेस्ट होता है। के से हो गया काली खांसी, काली खांसी। और दूसरा जो के है इससे हो गया कुष्ठ रोग। नेक्स्ट एन से हो गया निमोनिया। और एच से हो गया हैजा। ठीक है जी, और आई हमारा साइलेंट है। ठीक है, तो पीड़ित तक कोई नहीं पहुंचता है, ये ट्रिक है हमारी। पी से प्लेग हो गया, डी से डिप्थीरिया, टी से टिटनेस और टी से टाइफाइड, के से काली खांसी, के से कुष्ठ रोग, एन से निमोनिया एंड एच से हैजा होता है। अब हम मलेरिया की बात करें तो जो मलेरिया है, अगर हम इसकी बात करें
तो मलेरिया की अगर हम बात करें तो मलेरिया बेसिकली किससे होता है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी से ये होता है, ठीक है। दो, और दूसरा इसका वाहक कौन है, तो इसका वाहक है मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज मच्छर। एनाफ्लीज ये मच्छर नहीं है, ये मछरिया है, ठीक है, मादा लगाया मैंने आगे, ठीक है, क्योंकि जो मच्छर होता है, जो नर मच्छर है, वो जो गन्ने का रस होता है उसको चूसता है, जबकि जो मादा एनाफ्लीज है वो इंसान का खून चूसती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मादा एनाफ्लीज, इसे बोलते हैं हम वेक्टर, रोग का वाहक। और जबकि जो प्लाज्मोडियम है ये रोग कारक होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम पैथोजन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, पैथोजन। ओके, पैथोजन कौन है, प्लाज्मोडियम, एंड वेक्टर कौन है, मादा एनाफ्लीज। ओके, मलेरिया, ठीक। आगे है पोलियो। तो आगे है आपका पोलियो। अगर पोलियो की बात की जाए, पहले रुको, हम कालाजार की बात करते हैं। कालाजार भी प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, और ये किससे होता था, लिसुआनिया डोनोमानी, लिसुआनिया डोनोवानी परजीवी से ये होता है। दूसरा बात करें हम पोलियो की, तो पोलियो एक वायरस से होने वाली बीमारी है, ठीक है, वायरस से होने वाली बीमारी क्या है, पोलियो है, ठीक। दूसरा, पोलियो के लिए भारत में बहुत सारे अभियान चलाए गए हैं। जैसे पहले अभियान की बात की जाए तो पल्स पोलियो अभियान चलाया गया था, जो कि कब चला था, 1995 में पल्स पोलियो अभियान, पल्स पोलियो अभियान 1995 में चलाया गया था, ठीक है। दूसरा आपसे पूछ ले, भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया, 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। और किसने किया था, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। ओके, दैट इज क्लियर, 2014 में, ठीक। अब हम WHO की बात करें, तो WHO की जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई। दूसरा बात की जाए, इसका मुख्यालय जिनेवा में हो गया, 1948 में इसकी स्थापना हुई। आगे 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि इस दिन WHO की स्थापना की गई थी। और WHO के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं टेड्रोस एडनम। टेड्रोस एडनम इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक। पोलियो वैक्सीन के लिए 2 टीके आते हैं, एक IPV और एक होता है OPV। IPV का मतलब होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जिसमें पोलियो का मृत वायरस, यानी पोलियो का जो मृत वायरस होता है वो डाला जाता है, और ये बेसिकली इंजेक्शन से दवाई दी जाती है। इंजेक्शन से इसको, इंजेक्शन मांसपेशियों में लगाया जाता है, ठीक। लेकिन जो OPV है, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन की अगर बात की जाए तो ये मुंह में डाली जाती है, ठीक है, 2 बूंद जिंदगी की, इसको मुंह में डाला जाता है, मुंह में इसको डाला जाता है। दूसरा आपसे पूछ ले, IPV की खोज किसके द्वारा की गई, जोनास साल्क के द्वारा की गई थी। और आपसे पूछ ले, OPV की खोज किसने की थी, तो अल्बर्ट साबिन ने OPV की खोज की थी, ठीक है। OPV टीका है ये पोलियो का। दूसरा अगर आपसे पूछ ले कि विश्व में पहले टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने विश्व में पहले टीके की खोज की थी। और कौन सा टीका खोजा था इन्होंने, तो चेचक का टीका खोजा गया था इनके द्वारा। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा था, और सर्वप्रथम खोजा जाने वाला टीका कौन सा है, चेचक का टीका ही है, और एडवर्ड जेनर के द्वारा इसको खोजा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष तक चली थी, ठीक है। ऑप्शन 5वीं, तीसरी, 12वीं या दूसरी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 1978 तक था, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है 1974 से 1978 तक था। दूसरा, अगर हम पंचवर्षीय योजनाओं की तरह से देखें तो इसका कार्यकाल
1979 में पूरा होने वाला था, लेकिन इसके बाद बनी जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस की सरकार से हटकर जनता पार्टी की सरकार बनी और पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी जिसके प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री बने थे और इन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके एक नई योजना स्टार्ट की थी जिसे कहते हैं अनवरत योजना। अनवरत योजना या रोलिंग प्लान भी इसको कहा जाता है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना और जो छठी पंचवर्षीय योजना है उन दोनों के बीच कौन सा प्लान स्टार्ट किया गया था? तो रोलिंग प्लान स्टार्ट किया गया था। ओके, रोलिंग प्लान स्टार्ट किया गया था। दूसरा, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता। गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता इसका मुख्य उद्देश्य। ओके, आत्मनिर्भरता इसका मुख्य उद्देश्य था। और पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना बेसिकली किसके नेतृत्व में स्टार्ट की गई? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इसको स्टार्ट किया गया था। दूसरा आपसे पूछ ले, उस समय पर उपाध्यक्ष कौन थे? तो उस समय पर जो उपाध्यक्ष थे ये थे आपके गॉडगिल साहब, इसलिए इस योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। और इसमें फ्री इकोनॉमी पर ध्यान दिया गया, फ्री इकोनॉमी पर ध्यान इसमें दिया गया था। दूसरा, तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक स्टील प्लांट लगाया गया था, वो कौन सा था? तो स्टील प्लांट था बोकारो। बोकारो स्टील प्लांट। और कहां पर लगाया गया? ये झारखंड में लगाया गया था। ठीक है, झारखंड में इसको लगाया गया था और रूस के सहयोग से लगाया गया था इसको। ओके, ये ध्यान रखना आपको, रूस के सहयोग से इसको लगाया गया था। ठीक है, और इससे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 उद्योग और लगे थे, जिससे राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर ये आपके दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो लगा था। ठीक है, अब ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा बात करें आपसे 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चली और ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। अंतिम पंचवर्षीय योजना थी और इसका जो उद्देश्य था वो बेसिकली एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता। इसका उद्देश्य था तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। सतत, तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। लेकिन ये 2017 तक फिर नहीं चली क्योंकि 2015 में नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी। नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी। इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि जो योजना आयोग है उसके अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। ठीक, और अंतिम अगर आपसे उपाध्यक्ष पूछे तो अंतिम उपाध्यक्ष थे मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। मोन्टेक सिंह अहलूवालिया इसके अंतिम उपाध्यक्ष थे। ठीक है, दूसरी योजना के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, इसका आप मॉडल जान लीजिए। ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसमें बेसिकली किस पर ध्यान दिया गया? तो इसमें बेसिकली ध्यान दिया गया था उद्योगों पर, यानी हैवी इंडस्ट्री पर, भारी उद्योगों पर इसमें ध्यान दिया गया। ठीक है, और दूसरा, हाँ एक चीज और आपको याद रखनी है, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, पंचवर्षीय योजनाओं को यूएसएसआर से हमने अधिग्रहित किया है, यानी यूएसएसआर से कॉन्सेप्ट ही हमने लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। कोलेरू झील कहां पर स्थित है? ठीक है, कोलेरू झील कहां पर स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मणिपुर, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है, होने वाला है वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर है।
और आंध्र प्रदेश में और कौन सी झील है? तो पुलिकट झील भी आंध्र प्रदेश में ही है। पुलिकट झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। दूसरा पूछ ले, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। और जो यहाँ का तट है, तमिलनाडु का जो तट है, उसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट इसको कहा जाता है। दूसरा मणिपुर की बात करें हम, तो मणिपुर की बात की जाए, मणिपुर में पूर्वी भारत की एकमात्र झील है। पूर्वी भारत की एकमात्र मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो है आपकी लोकटक झील। पूर्वी भारत की एकमात्र झील है लोकटक झील। और इसी लोकटक झील में भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। वो कौन सा है? तो वो है आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भारत का मणिपुर की झील पर तैरता हुआ एकमात्र नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। दूसरा तमिलनाडु की अगर बात की जाए, तो तमिलनाडु में झील है कोडाई कनाल झील। कोडाई कनाल झील। एंड नेक्स्ट बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र पर एक बहुत ही फेमस झील स्थित है, लोनार झील। ठीक है, लोनार झील। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में उल्का पिंड से बनी हुई एकमात्र झील कौन सी है? तो भारत में उल्का पिंड से बनी हुई एकमात्र झील है लोनार झील, जो कि कहाँ पर स्थित है? ये आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। दूसरा, जो चंद्रमा के कुछ पदार्थ हैं वो इसी लोनार झील में देखे जा सकते हैं। और अभी इस लोनार झील का जो कलर है वो गुलाबी सा हो गया है। ठीक है, गुलाबी सा इसका कलर हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं आगे हम। नाटक है ये अंधेर नगरी चौपट राजा, किसके द्वारा लिखा गया है? अंधेर नगरी चौपट राजा किसके द्वारा लिखा गया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, हरिवंश राय बच्चन, किशोरी लाल गोस्वामी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही आधुनिक साहित्य का, आधुनिक हिंदी साहित्य का इनको जनक कहा जाता है। ठीक है, अंधेर नगरी चौपट राजा। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि पहला नाटक कौन सा था? तो जो पहले नाटक की अगर बात की जाए, वो है नहुस। और ये गोपाल चंद्र के द्वारा लिखा गया था। गोपाल चंद्र के द्वारा लिखा गया था। पहला नाटक नहुस है, गोपाल चंद्र के द्वारा लिखा गया। पहली कहानी कौन सी है? पहली कहानी है इंदुमती। पहली कहानी इंदुमती है और ये किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखी गई। किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा इसको लिखा गया था। ठीक है, और इसको हालांकि एक दो कहानी और हैं जो कि पहली हैं, लेकिन जो रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने इंदुमती को ही माना है। रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को ही माना है। ओके, दूसरा अगर आपसे पूछ ले रामचंद्र शुक्ल ने पहला महाकाव्य कौन सा माना है, तो इन्होंने पहला जो महाकाव्य माना है पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो को इन्होंने पहला महाकाव्य माना है। दूसरा, पहला महाकवि किसे माना है इन्होंने? तो चंद्रवरदाई को। चंद्रवरदाई को इन्होंने माना है। दूसरा, पहला उपन्यास कौन सा है? तो पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु पहला उपन्यास है जो कि लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है। और जो ये मैंने आपको बताई है आपकी यूपीपी में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। ओके, दूसरा हरिवंश राय बच्चन की अगर हम बात करें, तो हरिवंश राय बच्चन की अगर बात की जाए तो इनकी एक आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं
क्या याद करूं, ये इनकी आत्मकथा, और इनकी इसी आत्मकथा के लिए इनको सरस्वती सम्मान दिया गया था। सरस्वती सम्मान इनको दिया गया था। और आपसे पूछ ले कब दिया गया, तो 1991 में दिया गया था, और इस सम्मान की स्थापना भी 1991 में ही की गई थी। तो इसीलिए सरस्वती सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो हरिवंश राय बच्चन जी ही पहले व्यक्ति थे। 1991 में इसके स्टार्ट किया गया इसको। दूसरा, के बिरला फाउंडेशन इसको देता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसको दिया जाता है। और टोटल कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो 22 भाषाओं में इसको दिया जाता है। 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो जो हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी गई हैं उनमें इसको दिया जाता है। 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दी गई हैं उसमें उसको दिया जाता है। और किशोरी लाल गोस्वामी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। किशोरी लाल गोस्वामी इंदुमती कहानी के लेखक हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 52 में, आर्टिकल 61 में, आर्टिकल 72 में, या आर्टिकल 55 में। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया। और जो राष्ट्रपति का पद है वो कहां से लिया गया है, इसको हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। इसको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। दूसरा पूछ ले, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। दूसरा मैं आपसे बात करूं, आर्टिकल 53 में क्या है, तो आर्टिकल 53 में ये बताया गया कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। और इसी के ही सब क्लोज में लिखा हुआ है कि जो हमारी तीनों सेनाएं हैं उसका सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च कमांडर जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होंगी निहित, इसी में लिखा हुआ, ठीक है। कार्यपालिका शक्ति इसी में वर्णित है। दूसरा है आर्टिकल 61। अगर आर्टिकल 61 की बात की जाए तो इसमें क्या है, इसमें महाभियोग के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में आर्टिकल 61 में बताया गया है। और महाभियोग की अगर हम बात करें तो अभी तक कितने राष्ट्रपतियों पर महाभियोग चला गया है, तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें अभी तक एक भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में बताया गया है। जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है उसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 72 में। दूसरा आपसे पूछ ले, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किसमें है, तो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति आर्टिकल 161 में है। लेकिन इन दोनों की क्षमादान शक्ति में अंतर है, क्योंकि जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, राष्ट्रपति हर प्रकार की सजा को समाप्त कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मार्शल लॉ यानी जो सेना के द्वारा दंडित किए जाते हैं, सैनिक न्यायालय के द्वारा, दूसरा जो मृत्यु दंड है इसको समाप्त नहीं कर सकता, मृत्यु दंड को समाप्त नहीं कर सकता। आर्टिकल 55, आर्टिकल 55 की अगर बात की जाए तो जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में इसमें बताया गया है। दूसरा, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो आयरलैंड के संविधान से ली गई है कौन सी, तो एकल संक्रमणीय एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, गुप्त मतदान प्रणाली, ठीक है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। संक्रमणीय का मतलब क्या होता है, ट्रांसफरेबल, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, तो इसके मैं आपको मतलब बताता हूँ। जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसमें क्या होता है, बेसिकली जैसे हमने लोकसभा के चुनाव देखे होंगे, इसमें जो चुनाव की विधि होती है वो होती है अग्रताहिर विजेता, यानी जो भी उम्मीदवार सबसे अधिक मत प्राप्त करता है उसे जीता हुआ उम्मीदवार मान लिया जाता है। जबकि राष्ट्रपति की जो ये पद्धति है इसमें ऐसा नहीं है। और ये कहां से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है, ध्यान रखना, ओके। इसमें क्या होता है, तो इसमें
वरीयता क्रम में वोट डाले जाते हैं। वरीयता क्रम में वोट डाले जाने का अर्थ मेरा यह है कि मान लीजिए 4 उम्मीदवार राष्ट्रपति के पद पर खड़े हुए, मान लीजिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और वोट डालने वाले ये हैं। तो ये क्या करेंगे, वोट डालने वाले जो भी हैं वो वरीयता क्रम में देंगे। मान लीजिए सबसे पहले उन्हें नंबर 2 वाले को वोट देना तो नंबर 1 पर इसे डाल देंगे, ठीक। उसके बाद 3 को देना तो 2 नंबर पर इसे डाल देंगे। उसके बाद तीसरे नंबर इसे देना तो यहाँ इसे दे देंगे, और 4 पर इसको दे देंगे, ठीक है। और अगर इन्होंने जिस व्यक्ति को वरीयता दी है, अगर वो व्यक्ति निश्चित कोटा प्राप्त नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में उसके जो मत हैं वो अगले वाले पे ट्रांसफर हो जाते हैं। इसलिए इसको एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली कहा जाता है। थोड़ा आप ये याद रखिए, आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में इसमें बताया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ठीक है, आर्टिकल 54 में उल्लिखित है। और इसमें कौन कौन लोग भाग लेते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर, और जो मनोनीत सदस्य हैं वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। ओके, दैट इज क्लियर। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। दूसरा जो राज्य विधानसभाएं हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। और जो हमारा मूल संविधान है, मूल संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल ये ही लोग भाग लेते थे। लेकिन एक संविधान संशोधन याद रखना है आपको, कौन सा, तो 70वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 1992 में किया गया था। 1992 में किया गया था। इसके द्वारा दिल्ली और जो पुदुचेरी है, दिल्ली और पुदुचेरी की जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है, जिन यूटी में विधानसभा हैं उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ऐड कर दिया गया। और संविधान संशोधन कौन सा है, तो 70वां संविधान संशोधन। ओके, अब हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, कथकली, कथक या ओडिसी, भरतनाट्यम। ठीक, तो जो इसका राइट आंसर होने वाला कथक। कथक पर एक तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, जो मुगल काल है इसका इस पर असर देखने को मिलता है। कथकली आपका कहाँ पर किया जाता है, तो कथकली बेसिकली आपका केरल में किया जाता है। कथकली केरल में किया जाता है। ओडिसी आपका उड़ीसा में किया जाता है। ओडिसी आपका उड़ीसा में किया जाता है। और भरतनाट्यम कहाँ पर किया जाता है, तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु में किया जाता है। दूसरी बात करूं मैं, अभी टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार अभी टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। जबकि जो संस्कृति मंत्रालय वो एक नृत्य और मानता है जिसे हम छऊ नृत्य कहते हैं, जो कि उड़ीसा में किया जाता है। ठीक है, कथकली 4 हो गए। सतारिया, एक आपका सतारिया है जो कि कहां पर किया जाता है, असम में। सतारिया असम में किया जाता है। मणिपुरी मणिपुर में किया जाता है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य कहाँ पर, मणिपुर में किया जाता है। उसके बाद भरतनाट्यम, वो भरतनाट्यम तो हमने यहाँ लिख रखा है नहीं। उसके बाद है आपका मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम केरल में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में किया जाता है। और ये आपके हैं कथकली केरल में, कथक आपका उत्तर प्रदेश में, ओडिसी उड़ीसा में, भरतनाट्यम तमिलनाडु में। ये टोटल 8 शास्त्रीय डांस हैं। ठीक है जी, टोटल 8 शास्त्रीय डांस हैं। और जो 9वां संस्कृति मंत्रालय शास्त्रीय डांस मानता है वो किसे मानता है, छऊ नृत्य को
मानता, जो कि कहां पर, मयूरभंज छऊ के नाम से। इसकी भी 3 शैली है। मयूरभंज छऊ के नाम से कहां पर किया जाता है, तो मयूरभंज छऊ के नाम से उड़ीसा में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में भी किया जाता है, और उसके बाद ये आपका झारखंड में भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है हमारी, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, केसी नियोगी, एच के कृपलानी, जयंती पटनायक। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका जो राइट आंसर होने वाला है सुकुमार सेन, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, अगर हम चुनाव आयोग की बात करें तो जो चुनाव आयोग है इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई। ठीक है, चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। इसीलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी, यानी 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे सुकुमार सेन इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, दूसरा मैं आपसे बात करूं तो जब इसकी स्थापना की गई उस समय पर ये केवल एक सदस्यीय आयोग था। एक सदस्य आयोग था। आपसे पूछा जा सकता है कि चुनाव आयोग को बहु सदस्य आयोग कब बनाया गया, तो जो इसको बहु सदस्य आयोग बनाया गया था 1989 में बनाया गया था। 1989 में बनाया गया था। और दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि चुनाव आयोग की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन है, तो बीएस रमा देवी। बीएस रमा देवी। ठीक है, 2007 से 2012 तक ये रही थी। 2007 से 2012 तक रही थी। दूसरा अगर आपसे पूछ ले कि चुनाव आयोग का हमारे संविधान के किस आर्टिकल में प्रावधान है, तो आर्टिकल 324 भाग 15, संविधान के भाग 15 आर्टिकल 324 में इसका चुनाव आयोग का प्रावधान है। ठीक है, दूसरा एक होते हैं संवैधानिक आयोग, एक होते हैं वैधानिक आयोग। तो जो चुनाव आयोग है हमारा ये संवैधानिक आयोग है क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख है। और वैधानिक आयोग क्या होते हैं? वैधानिक आयोग वो होते हैं जिनका हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है, किसी विधि के द्वारा उनको बनाया गया। जैसे हमारा ये है, जयंती पटनायक पहली अध्यक्ष है राष्ट्रीय महिला आयोग की, और इसको 1990 के अधिनियम से बनाया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके मैंने अब बता दिया, इसमें अब एक अध्यक्ष होता है, 2 अन्य सदस्य, इसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य इसमें होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा मैं आपसे बात करूं केसी नियोगी, तो केसी नियोगी की बात की जाए तो वित्त आयोग के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। और ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 280 में इसका प्रावधान है, आर्टिकल 280 में। और राष्ट्र इसकी नियुक्ति, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। हर 5 वर्ष पर राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। और इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं? तो इसमें 1 + 4, ठीक है, तो टोटल 5 मेंबर होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 इसके मेंबर होते हैं। दूसरा आपको याद रखना है, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी हो गए। दूसरा आपसे पूछ ले तो जो राज्य वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? तो 243I और 243Y। ठीक है, ये दोनों अलग हैं। 243I और 243Y में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना। दूसरा है एच के कृपलानी। तो एच के कृपलानी की बात की जाए तो ये यूपीएससी के स्वतंत्र भारत में यूपीएससी के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, फर्स्ट अध्यक्ष थे स्वतंत्र भारत में। दूसरा आपसे बात की जाए
यूपीएससी की बात की जाए तो यूपीएससी के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? रोस बारकर। रोस बारकर इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, रोस बारकर इसके पहले अध्यक्ष थे। यूपीएससी के पहले अध्यक्ष रोस बारकर थे। और आपसे पहले स्वतंत्र भारत में पहले अध्यक्ष कौन थे? तो एच के कृपलानी थे। एच के कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, यूपीएससी के। और यूपीएससी का प्रावधान किस आर्टिकल में? आर्टिकल 315 में। आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 तक, जो कि भाग कौन सा? भाग 14, भाग है 14। ठीक है, ये आपको 14 ध्यान रखना। भाग 14 में इसका प्रावधान, भाग 14 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, और आर्टिकल 315 में क्या? यूपीएससी के बारे में बताएगा। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि भारत में जो लोक सेवाएं हैं उनकी परीक्षाएं कराता है, जिसमें आईएएस, आईपीएस और एक संस्था और आती है आईएफएस। ठीक है, इसमें पहले केवल दो ही संस्थाएं थी, आईएएस और आईपीएस। आईएफएस को 1947 के समय पर इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, दूसरा है हमारा जयंती पटनायक। जयंती पटनायक जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। दूसरा आपसे पूछ ले, इसकी स्थापना 1990 के अधिनियम से की गई थी। 1990 के अधिनियम से इसकी स्थापना की गई। आपसे पूछ ले कब की गई थी? 1992 में इसकी स्थापना की गई। 1992 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो इसी के साथ आज की अपनी इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल से फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।